हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि ये यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो, जैसे आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था, मान लो कोई भी स्विमिंग पूल अगर है और इसका हमें लंबाई और चौड़ाई एल और बी हम लोगों को दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई हमें गिवन है, एल और बी की वैल्यू दी हुई है, और हम लोगों से इधर गहराई थोड़ी सी कम होती है, अगर आपको पता हो तो इधर थोड़ी सी गहराई कम होगी और इधर गहराई बढ़ती भी चली जाएगी। ये जो अपने पास है इस साइड जो है उधर गहराई जो है वो बढ़ती भी चली जाएगी। ये अपने पास ऐसा होगा, स्विमिंग पूल इस टाइप से थोड़ा सा अपने पास होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इधर गहराई जो मान लो h1 है, ये इधर वाली जो गहराई है उसको मैं h1 मान लूँ और इधर वाली जो गहराई है उसको मैं h2 मान लूँ। तो मुझे इसका अगर कभी भी इस चीज़ का कभी भी अगर मुझे वॉल्यूम लिखना पड़े तो क्या वो वॉल्यूम जो है वो आप लोग लिख पाओगे क्या? कैसे लिख पाएंगे हम लोग? इसके वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला मुझे बताइए। अब आपको इनके कोई भी फॉर्मूले नहीं बनते, मुझे बताओ ऐसे दो फेस ढूंढने हैं, ऐसी दो आकृतियां ढूंढनी हैं जिनका अपने पास एरिया सेम हो। तो आप खुद सोचना, खुद समझने की कोशिश करना, क्या इसका फर्श तो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ऊपर से कम है, ऐसे गया हुआ है, और छत इसका ऊपर से ही एकदम फ्लैट है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ऊपर वाले भाग का और नीचे फर्श का क्षेत्रफल क्या दोनों बराबर हैं क्या? तो इसके लिए आप लोग मना करोगे कि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल और फर्श का जो क्षेत्रफल है वो बराबर नहीं है। ये इधर वाली दीवार तो छोटी है, ये अपने पास इधर वाली दीवार तो कम गहरा है, इधर से ज़्यादा गहरा है इस साइड से। तो क्या अपने पास इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा क्या? इधर से तो कम गहरा है, इधर से ज़्यादा गहरा है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। क्या इसके सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल और जस्ट पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल, क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर, एरिया इक्वल होना है क्या? तो अपने पास जो होगा, इसके सामने वाली जो दीवार है उसका एरिया और पीछे वाली जो दीवार है उसका एरिया, ये जो सामने वाली दीवार है इसका एरिया और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा, जो कि एक क्या बना रही है अपने पास, ये जो बना रहा है ये एक ट्रिपेजियम बन रहा है। ये गहराई दोनों सामने वाली दीवार जो अपने पास ये बनी सामने वाली दीवार और ऐसी ही पीछे वाली दीवार होगी, तो ये एक ट्रिपेजियम बन जाएगा। ध्यान रखना, बीच में अपने पास इनके हाइट अलग अलग है, एक तरफ हाइट कम है, दूसरी तरफ हाइट ज़्यादा है, h1 और h2। तो ये एक ऐसा ट्रिपेजियम बन गया है। देखना, ये अपने पास h1 है, अगर मैं अलग से सिर्फ और सिर्फ सामने वाली दीवार बनाऊं तो अपने पास h2 और ये लंबाई जो है वो अपने पास है l। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग किसी भी ट्रिपेजियम का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? किसी भी ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 h1 प्लस h2 इंटू उनके मध्य की दूरी। ये अपने पास उसके एरिया का फॉर्मूला होता है। और मुझे आप लोग ये बताइए, अगर सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल और पीछे वाली दीवार अगर b है तो ये अपने पास बराबर होगा b, ये भी चौड़ाई, कंप्लीट चौड़ाई जो है वो इक्वल है, ये भी अपने पास b है और ये भी अपने पास b है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार सामने वाली दीवार को मानेंगे, 1/2 h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 इंटू कर देंगे हम लोग किससे, l से। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ बेस, और इंटू हाइट। हाइट आप लोग जो दो पृष्ठ सेम है उनके बीच की दूरी को ही हाइट मानते हैं, जो दो पृष्ठ सेम है उनके बीच की दूरी को ही हम लोग हाइट मानते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग क्लास में मतलब हैं, मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, ठीक है ना? सामने वाली और पीछे वाली दो दीवार का क्षेत्रफल
जस्ट सामने वाली और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा। छत का और फर्श का क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता। इधर वाला कम गहरा है, इधर से ज्यादा गहरा है, तो दोनों साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल भी बराबर, एरिया इक्वल नहीं हो सकता। तो ये अपने पास उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, देखिए। कभी कभार अब आप लोग 3D में सोचने की शुरुआत करना। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अपने पास, कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे ये अपने पास मान लो ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 3 है। अब ऊपर वाली दीवार जो बनाता है, ऊपर वाली जो दीवार है वो ऐसी बनाता है कि एक अपने पास ये तो 3 ही है, ये तो अपने पास 3 ही है, मतलब ये दोनों इक्वल देता है, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल देता है वो, और इसको ऐसे वो मिला देता है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देगा, ऐसे वो इनको ज्वाइन कर देता है। तो ऐसी एक आकृति बनती है जिसका ये और ये तो अलग अलग है, ये 3 है और ये अपने पास 3 है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, CDS में एक बार बना हुआ क्वेश्चन भी है, याद रखना। ऐसा कभी वो नहीं बोलता हम लोगों को, ऐसे नहीं बोलता है या ऐसे हमारे पास नहीं देता। मतलब फर्श का क्षेत्रफल अगर उसने 5 गुना 3 कहा है तो इसका क्षेत्रफल कहेगा ऊपर वाला भाग जो है वो 3 × 2 का है। ऐसे अपने पास कोई भी मिट्टी का ढेर बनाना है जिसका बेस ये है और फर्श अपने पास ये, मतलब इन दोनों में से एक सेम देगा, या तो 3 या 5, एक की वैल्यू सेम देगा, नहीं तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर बेस में कोई भी रेक्टेंगल दे दिया 5 गुना 3 का, तो ऊपर भी या तो 3 या 5, ये दोनों मतलब सेम होगा। 3 और 3 अगर है तो ये अपने पास सेम होगा। आप लोग खुद समझने की शुरुआत कीजिए। नीचे से अपने पास इतना मतलब चौड़ाई ज़्यादा है और धीरे धीरे मोटाई तो सेम है, और धीरे धीरे ऊपर से इकट्ठा होता हुआ आ गया, तो मोटाई तो अपने पास 3 है, चौड़ाई जो है अपने पास, लेंथ जो है अपने पास नीचे वाले की 5 है और ऊपर वाले की 2 है, लेकिन जो भी आकृति बनी उसकी जो मोटाई है वो सेम है। 3 ऊपर से भी 3 है और नीचे से भी 3 है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आपको वो वाला पृष्ठ ढूंढना है, आपको वो वाला पृष्ठ ढूंढना है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इसके बेस का क्षेत्रफल और इसके छत का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? क्या इसके बेस अपने पास 5 गुना 3 है और छत 3 गुना 2 है, तो क्या अपने पास बेस का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, एक बार मुझे बताइए, क्या दोनों बराबर होंगे क्या? आप कहोगे नहीं सर दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरा, मैं आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास इधर वाला, क्या इसका क्षेत्रफल ये वाला, ये जो अपने पास है ये, इस वाले भाग का एरिया, और क्या अपने पास दूसरा जो बन रहा है इस वाले भाग का एरिया, और इधर से ये वाली जो दीवार है इसका एरिया, क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? आप कहोगे हाँ सर ये दोनों बराबर होंगे। याद रखना है दोनों बराबर तो होंगे लेकिन इसको लेंगे नहीं। मैं अगली स्टेप का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब तक नहीं समझ पाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन जब भी अच्छा आएगा और इनसे आपका खुद का भी दिमाग चलना शुरू होगा। याद रखना इस दीवार का और इस दीवार का क्षेत्रफल बराबर तो होगा, लेकिन ऊपर से तो मोटाई 2 है और नीचे से मोटाई अपने पास, इनके बीच की दूरी ऊपर तो 2 है दोनों के बीच की दूरी, और यहां पर अपने पास 5 है, तो फिर बीच की दूरी कौन सी लोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में ये तो देखना है कि दो वो वाले पृष्ठ पकड़ने हैं जिनके बीच का जो एरिया है, बीच दोनों का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो, लेकिन फिर बीच की दूरी भी सेम होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मुझे बताइए, सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का एरिया बराबर होगा क्या? आप कहोगे हाँ बराबर होगा, क्योंकि सर ऊपर से तो 2 है और नीचे से ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 2 है, ऊपर वाला अपने पास 2 है और नीचे वाला अपने पास 5 है। हाँ ये बराबर होगा दोनों का। पीछे वाली, सामने से देखोगे तो आकृति ऐसी दिखाई देगी, पीछे भी ऐसा ही पृष्ठ, या सामने की तरफ इससे इधर की तरफ 3 मीटर चौड़ा ऐसा ही एक और पृष्ठ लिखा हुआ है। ऐसी आकृति का मैं वॉल्यूम बता रहा हूं। तो ध्यान रखना है, ढलान नुमा जो यहां पर ऐसे है, इसका एरिया और इधर वाले का एरिया तो सेम होना है, लेकिन ऊपर दोनों के बीच की दूरी 2 होगी और नीचे दोनों के बीच की दूरी 5 होगी। तो फिर बीच की हाइट कौन सी लोगे? तो फिर हमें वो वाले पृष्ठ ढूंढने हैं जिनका एरिया तो इक्वल हो ही हो, साथ ही क्या हो, बीच की दूरी सेम हो। तो ये एक ऐसी आकृति है, नीचे 5 ऊपर 2, एक पृष्ठ पीछे
पीछे की तरफ, एक तरफ आगे की तरफ लगा हुआ है थोड़ा सा, बोर्ड से थोड़ा सा आगे की तरफ लगा हुआ है सेम पृष्ठ, बीच की दूरी 3 है, तो सामने वाले पृष्ठ का और पीछे वाले पृष्ठ का एरिया बराबर होगा और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये भी 3 है और नीचे वाला भी कितना है अपने पास 3। बीच की दूरी h गिवन होगी क्वेश्चन में, ध्यान रखना इसमें नहीं दिया हुआ, तो सामने वाले पृष्ठ बीच की दूरी h गिवन होगी, तो सामने वाले पृष्ठ का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 2 × h, ये तो अपने पास आधार का क्षेत्रफल, और इनटू करोगे इनके बीच की दूरी h का, इनटू कर दोगे, अगर वॉल्यूम बनाना है तो फिर इसको इनटू किससे कर दोगे, 3 से। हाँ ना बोलिए, क्या एक बार सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? चंद्रपाल मीना सब कमेंट मेरे पास शो हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने पर ही ध्यान दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर वाले पृष्ठ फिर आप लोग मत लेना, ये वाले पृष्ठ और इधर वाले पृष्ठ का एरिया तो इक्वल है, लेकिन उसके फिर बीच की हाइट क्या लोगे? तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि सर ये दोनों का एरिया तो सेम है लेकिन मैं फिर भी वॉल्यूम नहीं निकाल पा रहा हूं। तो क्वेश्चन में जो भी डायग्राम आए उसमें आप लोगों को दोनों के बीच में अपने पास ढूंढना है कि कौन से दो पृष्ठ सेम है प्लस उनके बीच की हाइट भी सेम होगी। ठीक है, उम्मीद है सारे लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे, एकदम ठीक है। अगर ये कैसा भी आ सकता है, मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, सभी लोग एक बात ध्यान रखना, या तो अपने पास ये दोनों में से 3 और 3 सेम आएगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ऊपर अगर 2 और 1 दे दिया तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, उसमें फिर दो कंडीशन बन जाती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा नहीं, ये इक्वल आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर नीचे भी स्क्वायर देगा और ऊपर भी स्क्वायर देगा, फिर ऐसा जैसे अपने पास नीचे भी एक स्क्वायर दे दिया, ये आ सकता है। आप सोचोगे सर ने कहा था ऐसा नहीं आ सकता, नीचे भी 8 है और ऊपर अपने पास कोई भी दे देगा 2 3, ऊपर भी स्क्वायर दे देगा, फिर स्क्वायर देगा। मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं या एक ही बात बोल रहा हूं कि नीचे और ऊपर अगर स्क्वायर देगा तो अलग अलग साइड फिर तो आएगी, सर्किल भी दे सकता है, लेकिन रेक्टेंगल आ गया तो उनकी दोनों की एक साइड मैच करेगी। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, या तो लंबाई या चौड़ाई एक साइड हमेशा बराबर होगी। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 a² + b² + a × b, और बीच की दूरी किससे लिखते हैं हम लोग, h से। जैसे हम लोगों ने सिलेंडर जो कोन का वॉल्यूम निकाला था, अगर आपको याद हो तो कोन के वॉल्यूम लिखने का जो तरीका होता है वो हम लोगों ने इसको आगे ऊपर की तरफ बढ़ा दिया था, ऊपर की तरफ, और फिर टोटल का मान कर और सिमिलरिटी लगाकर निकाला था। ऐसे ही ये वाली साइड मान लो a है, 8 नहीं देता हूँ, स्क्वायर है, जिसकी ये वाली साइड अपने पास a है और ऊपर वाली साइड मान लीजिए अपने पास b है। ये वाली जो साइड है ये अपने पास गिवन है कि b है। देन आप लोग ध्यान रखना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, इसको भी ऐसे ऊपर बढ़ाते हैं, सिमिलरिटी लगाते हैं, समरूपता लगाते हैं, उसके बाद आता है तो 1/3 a² + b² + a × b, और इनके बीच की जो दूरी होगी h, जो हाइट होगी, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्फेयर या गोले के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं जो अपने पास गोला है, स्फेयर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस अपने पास r है, तो याद रखना इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, 4/3 πr³, 4/3 πr³। और इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया बात एक ही होती है, याद रखना, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, तो इसके टोटल सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ऐसे ही अगर अपने पास हेमीस्फेयर है, अर्धगोला अगर है, अपने पास हेमीस्फेयर हो, अर्धगोला अगर हो, ऐसे ये अपने पास अर्धगोला है, ऊपर से ये अपने पास मान लो ये अर्धगोला है अपने पास, यहाँ से इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, तो ये ऊपर से ऐसे अपने पास फ्लैट होगा और यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास इसकी रेडियस है r, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला तो इससे आधा होता है, ये जो है 4/3, इससे आधा कर देंगे तो ये आ गया 2/3 πr³। इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसको बीच से आधा काटा है, ये एक बॉल क्या करती है, ध्यान रखना, सर्किल नहीं है, ये एक बॉल क्या करती है, इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से आधा काट दिया, तो अपने पास 4πr² की जगह कितना होगा,
2πr²। लेकिन ऊपर की तरफ ये एक सर्किल भी है जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये ऊपर की तरफ एक सर्किल भी अपने पास है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो वो अपने पास होता है 3πr²। 3πr², ये अपना आंसर होगा। अगला देखिए, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा, नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास है, आप लोग ध्यान देना, यहां से अगर कभी भी हम लोग ऐसे इसको बीच से, ध्यान रखना, जैसे ही बीच से अगर आप लोग इसको काटते हो तो याद रखना दो आकृतियां अपने पास बनेंगी। जैसे ही आप लोग इसको बीच से अगर काटते हो कभी भी यहां से, और बीच से काटकर अगर थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं आप लोग, तो दो आकृतियां बन जाएंगी। ये आप लोग याद रखना। ऐसे मैं बीच से काटकर थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं और आपको सही दिखाई दे, इसलिए दो डायग्राम बन जाएंगे। एक जैसे ही काटोगे और ऊपर की तरफ उठा दोगे, ये जैसे बाहर की तरफ से तो जैसा आप लोग चाहो ग्रीन पार्ट या ऐसा पार्ट मान लो, लेकिन अंदर की तरफ जो है ये मान लीजिए अपने पास, मैं एक बार कलरफुल बना देता हूँ इसको, ये वाला अपने पास क्या एक सर्किल ही बन जाएगा क्या अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप लोग एक बार इसको अगर काटते हो यहाँ से, एक बार अगर काट दिया तो एक तो ये वाला भाग और एक अपने पास ये वाला भाग, दो नए सर्किल बन जाते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि एक हेमिस्फेयर अर्धगोला जो होता है, एक हेमिस्फेयर एक अर्धगोला जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। तो अब की बार तो तीन बन गए, दो बन गए, तो इसका भी 3πr², उसका भी 3πr², तो टोटल कितना हो गया अपने पास, यहां पर हो गया 6πr²। तो ध्यान रखना 4πr² तो होता ही होता है, 4πr², और एक सर्किल ऊपर की तरफ बनेगा, एक बार काटते एक सर्किल ऊपर की तरफ, एक सर्किल नीचे की तरफ, तो अपने पास 2πr² ऐड कर देंगे। तो ये चीज तो वैसे भी आपको पता, आप कहोगे सर एक का हमें पता है 3πr² होता है, अब दो बन गए तो इंटू कर देंगे हम लोग दो से, तो वैसे ही आंसर आ जाएगा 6πr²। लेकिन ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग मान लो इसको एक बार यहां से फिर से काट देते हो, मान लीजिए इसको एक बार इधर से फिर से काट दिया, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं या समझाना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसी आकृति अपने पास बने, ये जब हम लोग इनको काटते हैं तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग इस चीज का, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज कि जैसे ही आप लोग इसको काटोगे यहां पर, तो चार आकृतियां जो अपने पास बनेंगी, चार आकृतियां जो बनती हैं अपने पास, ठीक है ना, ये चार आकृतियों में दो सर्किल अपने पास यहां पर देखना, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे आप लोग इसको काटते हो, मान लीजिए ऐसे, तो अपने पास ये जो चार आकृतियां बनेंगी, इनका जो एक का क्षेत्रफल होगा, एक का जो एरिया होगा, नीचे की तरफ आधा सर्किल, तो ये अपने पास ये रहा, ठीक है ना, पहले से ही था आधा सर्किल, तो जैसे ही बीच से काटोगे आधा सर्किल पहले से है। क्या आपने जैसे ही इनको यहां से काटा और चार पार्ट अगर कर दिए, तो मुझे बताइए अब की बार आधा सर्किल इसके साथ ऊपर के वाले के साथ होगा और आधा सर्किल यहां पर होगा, जो टोटल होगा ये वाला जो पार्ट टोटल होगा वो तो क्या अपने पास आधा सर्किल इसके साथ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आधा सर्किल अपने पास इस ऊपर वाले के साथ है, आधा सर्किल नीचे वाले के साथ है, तो चार टुकड़े अगर बने तो ध्यान रखना अपने पास ये जो होगा वो होगा, एक का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो 4πr², जो बाहर की तरफ कर्व की तरह है। मान लो ये कोई भी तरबूज है जो बाहर ग्रीन है, मान लीजिए बाहर जो है वो ग्रीन है, ग्रीन पार्ट का जो एरिया होगा, पहले मैं ग्रीन पार्ट का एरिया लिख रहा हूं, बाहर की तरफ से जो ये तरबूज है ये ग्रीन कलर का है, तो मान लीजिए इसका जो एरिया होगा वो तो टोटल का एरिया होता है 4πr², और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 4 से, तो ये आ गया πr²। और इसके अंदर की तरफ जो ग्रीन पार्ट के अलावा अंदर की तरफ रेड पार्ट जो होगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इस वाले भाग का ये अपने पास आधा सर्किल है, आधा सर्किल ये है, आधा सर्किल इधर वाला है, तो ये रेड वाले पार्ट का एरिया भी एक सर्किल के एरिया के बराबर होगा, तो ये अपने पास इसका एक पार्ट का जो एरिया होगा वो 2πr² होगा। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझा रहा हूं? एक बार हाँ ना बोलो, फिर मैं इसको एक बार और काटता हूं। टोटल का जो क्षेत्रफल होगा वो बाहर वाले का, ग्रीन वाले पार्ट का 4πr² होता है, और ये 1/4 पार्ट है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो ये आ गया πr²। अंदर की तरफ आधा सर्किल ये बचा और आधा सर्किल ये बचा। इसके पहले काट दिया था तो एक सर्किल हो गया था, एक सर्किल को फिर से अगर काट रहे हो तो आधा सर्किल बचेगा, आधा सर्किल ऊपर वाले के साथ बचेगा। मुझे आप लोग ये बताइए, तरबूज आप लोग काटते हो, एक बार काटते ही क्या दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे क्या? एक बार अगर काटोगे तो दो हेमिस्फेयर अपने पास बन जाएंगे। एक बार काटा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो हेमिस्फेयर बन गए और प्रत्येक के साथ एक नया सर्किल बन जाएगा। जैसे ही बीच से आप लोग काटते हो, रिपीट कर रहा हूं, कानाराम भाई आपने 2500 बार लिख दिया है, मैं आपके कमेंट पढ़ना ही बंद कर दूंगा, एक बार ही लिखा करो सिर्फ रिपीट रिपीट। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि बीच से अपने पास काट दिया और फिर क्या दो नए सर्किल बन जाएंगे क्या? तरबूज सोचो, जैसे ही ग्रीन कलर का है, जैसे ही बीच से काटोगे तो ये जो रेड कलर के दो आप लोगों को नए सर्किल बन जाएंगे। लेकिन फिर से अगर एक कट और मार देते हो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। एक बार एक्स एक्सिस के थ्रू फिर इसके परपेंडिकुलर एक और कट मार दोगे तो ये पूरा एक सर्किल था जुड़ा हुआ, कंप्लीट एक सर्किल था। ये अगर जोड़ोगे तो एक कंप्लीट ये और ये मिलकर एक सर्किल था। तो जैसे ही आधा बीच से काटोगे तो ये इधर भी आधा सर्किल चला गया, इधर भी आधा सर्किल चला गया। मैं एक भाग की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं आध कंप्लीट जैसे ही बीच से उसको काटा था, किसी को भी बीच से जब काटा था उसको यहां से, तो दो सर्किल आपके पास नए बने थे, ये दो सर्किल बन गए थे। ये वाले जो हैं अपने पास दो नए सर्किल बन गए थे, ये वाला अपने पास सर्किल बन गया था, एक सर्किल। अब मुझे बताओ, इस पार्ट को मैं फिर से बीच से काट दूं, यहां से बीच से काट के डायग्राम तो ऐसे बनेगा, तो क्या इधर अपने पास ये जो व्हाइट वाला बनेगा, क्या ये अपने पास ओनली और ओनली ग्रीन पार्ट बचेगा क्या? तो ये अपने पास बच जाएगा ग्रीन पार्ट। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, या पढ़ा रहने देता हूं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल का ध्यान रखना। ये जो था ये टोटल का है, ये अपने पास टोटल का भी किसका, जब हम लोगों ने एक ही पार्ट को काट दिया था, बीच से काट दिया, तो जो टोटल बनेगा ये तो है उस टोटल का। और ये मैं सिर्फ इस एक पार्ट का लिख रहा हूं, ये सिर्फ मैं एक पार्ट का लिख रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये नहीं, ये नीचे वाला, ये तो बाहर का है, और ये नीचे वाला साथ साथ समझते चलो, नहीं तो अचानक अगर बोर्ड से ही आप लोग देखोगे तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं एक बार इसको ऊपर से और काट दूंगा तो चार टुकड़े तो एक बार काटने के बजाय मैं क्या कह रहा हूं, एक को काट देता हूं। तो जैसे ही एक को आप लोग काटोगे, यहां से एक को जैसे आप लोग काटोगे तो याद रखना, एक को काटते ही ये बीच से काट दो, तो क्या मुझे बताओ, ये 1/4 सर्किल बचेगा क्या? ये अपने पास जैसे ही काट दोगे, पहले एक सर्किल नया बना, बीच से काट दिया, आधा सर्किल हो गया, फिर से इसको बीच से एक बार एक्स एक्सिस, एक बार वाई एक्सिस, और अब जेड एक्सिस से तीनों बार परपेंडिकुलर हम लोग काट रहे हैं। एक बार एक्स एक्सिस, एक बार वाई एक्सिस और एक बार जेड एक्सिस। तो इस वाले भाग को अगर मैं मिटा दूं तो ये वाला जो पार्ट बनेगा अपने पास, ये वाला ऐसे, ये अपने पास ध्यान रखना। इस आधे भाग को अगर मैं मिटा दूं यहां से, तो याद रखना अब की बार अगर आप लोग मिला दोगे तो ये अपने पास तीन नए जो हैं यहां तक, एक तो अपने पास 1/4 सर्किल तो ऊपर की तरफ बनेगा, 1/4 सर्किल ये वाला बनेगा अपने पास, 1/4 सर्किल जो है वो अपने पास ये वाला बन जाएगा, 1/4 सर्किल। 1/4 सर्किल जो है अपने पास सामने वाला बच जाएगा, और 1/4 सर्किल ही जो है वो अपने पास इस साइड वाला पार्ट जो ये है 1/4 सर्किल, यहां से यहां तक तीन 1/4 सर्किल बन जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग इसको काटोगे तो याद रखना, सामने वाला अगर इसको देखोगे बीच से काट दिया तो ग्रीन वाला पार्ट तो पीछे छूट गया, और तीन नए तरबूज को काटना आज, एक बार एक्स एक्सिस से, एक बार वाई एक्सिस से और एक बार जेड एक्सिस से। या तरबूज आपके लिए बड़ा हो जाए तो किसी एप्पल को काट कर देख लेना,
पहले एक्स एक्सिस से, फिर बीच से काट देना और फिर ऐसे और काट देना। जो एक भाग बचेगा इसका सामने वाला पार्ट, अगर तरबूज को ग्रीन वाला पार्ट आपने पकड़ रखा है तो सामने एक ऊपर, एक इस सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, 3 रेड पार्ट आपको दिखाई देंगे। अगर मैं इसको उधर वाले को मिटा दूं, पीछे वाले को, अगर यहां से मैं इस पीछे वाले को अगर मिटा दूं, ये वाली चीज़ें अगर मैं यहाँ से हटा दूं और सामने वाला पार्ट अगर रख लूं, तो ध्यान रखना फिर आपने एक तो ऊपर वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर वाला पार्ट ही दिखाई देगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, रेड पार्ट। और ये इधर वाला जो पार्ट होगा वो तो फिर ग्रीन पार्ट होना है, बाहर की तरफ जो पार्ट होना है वो तो ग्रीन पार्ट होना है, ये वाला। ये आपको फिर ऐसा दिखाई देगा। अगर मैंने 1/4 कर दिया है मतलब, और 1/4 का सामने वाला पार्ट ये रहा और ऊपर वाला सामने वाला पार्ट ये रहा और पीछे वाला पार्ट ग्रीन उधर अगर जाएगा तो सामने की तरफ रेड दिखाई देगा। अब एक ही डायग्राम में दोनों चीजें तो नहीं दिखा सकते कि रेड भी और ग्रीन भी, तो मैंने अलग अलग डायग्राम बना दिया कि रेड पार्ट, ग्रीन पार्ट इधर बाहर की तरफ ऐसा होगा, और ये अगर बीच से काट दोगे तो आधा सर्किल था, ये 1/4 सर्किल बनेगा। और इसका एक का एरिया अगर निकालना है तो ध्यान रखना 8πr²/8। जैसे ही एक बार काटोगे 2 टुकड़े बनेंगे, 2 बार काटोगे 4 टुकड़े बनेंगे, 3 बार काटते ही 8 बन गए। पहले एक बार काटा तो 2 बन गए, दूसरी बार काटते ही 2 का डबल 4, तीसरी बार काटते ही 4 को अगर बीच से काटते हो आप आधा आधा, तो क्या 8 टुकड़े नए नहीं बन जाएंगे क्या? फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा 8 कहां से आ गया, और लास्ट पूरे टाइम यही समझते रहेंगे। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी अपने पास आप लोग एक बार काटोगे 2, उन 2 को वापस काटोगे तो 4 को वापस एक बार काटना है तो नए टुकड़े बन जाएंगे 8, तो 8πr²/8, यानी ये तो होगा सिर्फ और सिर्फ किसका एरिया, बाहर ग्रीन वाले पार्ट का एरिया। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर रेड पार्ट कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसके अंदर रेड पार्ट जो है वो 3 हैं, तो उन 3 पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा πr², लेकिन 1/4 सर्किल है तो डिवाइड करेंगे 4 से, और ऐसे 3 पार्ट होंगे तो एक भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े तो अपने पास ये होता है। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, याद रखना। जैसे ही आप लोग यहां पर ऐसा आपके पास है, जैसे ही आप लोग यहां से इसको काटते हो बीच से और थोड़ा सा ऊपर उठा देते हो ताकि ये चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो, तो इस एक भाग का जो एरिया होगा, इस वाले पार्ट का एरिया अगर आपको निकालना है तो ये अपने पास बाहर की तरफ होगा ग्रीन पार्ट, सिर्फ ऊपर वाला मैं बता रहा हूं, बाहर की तरफ ये ग्रीन पार्ट होगा। ये बाहर की तरफ ऐसे तरबूज होता है अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे। तो ग्रीन पार्ट का एरिया कितना होता है, टोटल का होता है 4πr², और ये 2 भाग बने तो डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस अपने पास रेड वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो एक सर्किल के बराबर। एक बार काटोगे तो ये एक सर्किल के बराबर, ये इस एक भाग का क्षेत्रफल। अगर आप लोग इसको एक बार फिर से काट देते हो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको नहीं तो कंफ्यूज करेगी कि ये क्या लिख दिया सर। अब अगर इसको वापस का काट देते हो तो ग्रीन 4 भाग बन गए, तो ग्रीन वाले का एरिया तो होगा 4πr²/4 का मतलब πr², और जैसे ही एक बार काटोगे तो एक सर्किल बनेगा, 2 बार काटते ही आधे आधे सर्किल बनेंगे, 2 बार काटते ही आधे आधे सर्किल, एक तो इसके साथ एक इसके साथ 2 आधे सर्किल बनेंगे, तो वो अपने पास 2 आधे सर्किल अगर बन गए तो एक कंप्लीट सर्किल बन गया, तो πr² + πr² 2r²। अगर आप लोग इसको एक बार फिर जेड एक्सिस से फिर से काट देते हो तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया तो होगा 8πr²/8, तो πr², प्लस आपने एक बार आधा सर्किल यहां पर बना था और इसको बीच से अगर यहां से काट ही दिया वापस से, ये अगर ऐसे काट देते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास सर्किल कितना बनेगा, 1/4, लेकिन 1/4 सर्किल तो ऊपर, 1/4 सर्किल ऊपर, 1/4 सर्किल इधर, और 1/4 सर्किल नया बीच में एक और बन जाएगा, तो πr²/4, और ऐसे 3 बनेंगे। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हो, तरबूज मार्केट में नहीं है क्या, मार्केट में नहीं घुमा करो, ऋषिकेश मार्केट में नहीं घूमो अब तो आप वैसे ही मतलब दिमाग में ही सोचो। ये इतना अच्छा डायग्राम बना दिया, अब भी नहीं सोच पा रहे हो कैसे काम चलेगा। कोरोना काल में मार्केट में नहीं घूमो आप। देखो अपने पास एक सेमी सर्किल है, अर्धवर्त अगर है, देखना नहीं, अपने पास एक हेमिस्फीयर है, अपने पास एक हेमिस्फीयर है,
ये लो ऐसे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई भी क्यूब रख दें, इसके अंदर की तरफ कोई भी हम लोगों ने क्यूब रख दिया, तो क्यूब यहां तो मुझे पता है कि टच नहीं करेगा। जो हम लोग क्यूब रखेंगे वो हमें पता है कि यहां तो टच नहीं करेगा, लेकिन इस क्यूब के चारों कोने मैक्सिमम साइड का अगर क्यूब रखेंगे, तो आप सोचो एक कटोरे के अंदर अपने पास एक क्यूब रखना है, तो क्यूब के ऊपर वाले मैक्सिमम साइड का अगर यहां पर इतना बड़ा ले लिया कि वो इनके ही अगर टच करने लग जाए, तब तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। ऐसा क्यूब रखना है मैक्सिमम साइड का जो पूरी तरह से इसके अंदर की तरफ फिट हो जाए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर ऐसा जब नीचे वाले जो चार कोने हैं, क्या वो उसके इस पृष्ठ को टच करते रहेंगे क्या? एक बार बताओ मुझे। नीचे वाले चार कोने उसको जाकर उस पृष्ठ को टच करेंगे क्या? ये बात मुझे बताइए, क्या एकदम सही बोल रहा हूं क्या? यानी कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या ये कोना अगर टच करेगा तो इसके यहां से सेंटर से, इसके सेंटर से और यहां तक की जो दूरी है उसको क्या मैं उसकी रेडियस कैपिटल आर बोल सकता हूं क्या? ठीक है, ये अपने पास इस सेंटर से ये अगर इस कोने को टच करेगा, गोले का अगर रखोगे आप लोग कटोरे में, सोचो क्यूब अगर रखते हो तो नीचे वाले चार कोने तो उसको टच करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं। तो जैसे ही उसको टच करेंगे तो इसके सेंटर से इसके इस कोने तक की दूरी क्या कैपिटल आर होगी क्या? और यहां से यहां तक इसकी साइड अगर मैं एक बार ए मान लूं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो तो अपने पास ए ही होनी है। इसके ऊपर वाले मिड पॉइंट से नीचे वाले मिड पॉइंट तक की दूरी तो ए ही होनी है, लेकिन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या ए अपॉन रूट टू होगी क्या? वो ए अपॉन रूट टू क्यों होगी? अब बात इस पर आती है, ध्यान रखना। कोई भी अगर अपने पास क्यूब है, कोई भी अगर अपने पास क्यूब अगर है, तो हमें पता है कि उसके एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो क्यूब हम लोगों ने बनाया है, इसका कोई भी एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, ये हम लोगों ने ऐसे जो क्यूब बनाया है, ठीक है ना, क्यूब बनाओ एक, मान लो ऐसे हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, तो उसके एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, बेस का अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन एक पृष्ठ का जो डायगोनल होगा वो मुझे बताइए क्या रूट टू ए ही होता है क्या? टोटल का डायगोनल तो रूट थ्री ही होता है, लेकिन मुझे बताइए एक पृष्ठ का जो डायगोनल होगा वो तो क्या अपने पास रूट थ्री है, बिल्कुल रूट टू है, सही लिख रहा हूं क्या? और यहां से मिड पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होगी अपने पास वो कितनी होगी? रूट टू ए अपॉन अपने पास टू, तो भाग दोगे तो क्या ए अपॉन रूट टू आ गया क्या ये वाला? अब मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू बराबर अपने पास कितना होगा? आर स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर बाई टू बराबर, अगर आर स्क्वायर है तो मुझे बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या 2/3 इंटू आर स्क्वायर होगा? ये याद कर लेना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। रूट टू अपॉन रूट थ्री इंटू आर, ये अपने पास इसकी साइड होती है, ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो। सर आर समझ में नहीं आया, आर तो लखन चौधरी उसकी रेडियस है, वो समझना नहीं है, वो गिवन होगा। रेडियस देकर इसकी साइड हम लोगों से पूछी है, तो सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओगे तो वहां तक की दूरी अपने पास आर आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, ये समझना नहीं है भाई। यहां पर आप लोग कोई भी अगर आप लोग क्यूब में साइड रखते हो, मुझे बताओ तो क्या वो नीचे वाले पृष्ठ को जाकर तो टच करेगा ही करेगा क्या? आप लोग ये सोचने की कोशिश करो। गोला जो है यहाँ पर अपने पास अगर छोटा सर्किल है, ये गोला अगर ऐसे है, इस प्रकार से है, तो याद रखना आप लोग ये जो पृष्ठ हैं ये इसको टच करते रहेंगे गोले को। ये जो पृष्ठ है इधर टच करेगा, ये पृष्ठ यहाँ पर टच करेगा। जैसे आप लोग आगे बनाओगे ना ऐसे, ये गोला ऐसे अगर होगा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर टच करेगा, ये यहाँ पर टच करेगा, ये यहाँ पर टच करेगा, ये घूम के पीछे की तरफ आएंगे तो ये वाला ही उस पीछे वाले को भी टच करता रहेगा ऐसे। तो नीचे वाले जो चार हैं वो उसकी दीवार को तो टच, वो हवा में थोड़ी ना रह सकते हैं। सोचो आप,
क्या ऊपर से जैसे हम लोगों ने एक क्यूब रखा तो क्या वो हवा में रह सकता है? क्या हवा में तो वो रहेगा ही नहीं, नीचे जाके टच होंगे और चारों कोने टच होंगे, ये पता है। तो सेंटर से इसका पृष्ठ अगर टच कर रहा है तो वहां तक की दूरी तो कैपिटल आर होती है। आपको जैसे ही मैं ले लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर, तब तो आप मान लेते हो। लेकिन मुझे बताओ, ये भी तो उसके पृष्ठ को ही टच कर रहे हैं, ये चार कोने, ये जो चार कोने होंगे ये उसके पृष्ठ को ही तो टच कर रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कहीं ना कहीं तो जाकर उस पर जमेंगे। वो 4πr² होगा क्या? हाँ, 4πr² ही तो लिखा है मैंने। क्या लिखा है ये? 4πr। हाँ, ये भाई मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 4πr² करना है इसको, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। 8 पता नहीं वो कहाँ से आ गया, ये होगा 4πr²। ग्रीन वाले पार्ट का एरिया तो 4πr² ही होता है, और डिवाइड कर दो आप लोग 8 से, वो गलती से आ गया मुझसे, पता नहीं कहाँ से आया, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आगे चले, ये याद कर लेना। अब मैं आपको पढ़ाता हूं पिरामिड के बारे में, पढ़ा दूंगा हेमंत, बता दूंगा, चिंता मत करो। खनेश, आपने बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मेरी गलती है वो कि मैंने 8πr² पढ़ाते टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं पता, वो मैंने सही कर दिया ना, फिर 8 मुझे भी नहीं पता कहां से आया। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना, कोशिश करना सभी लोग इसको समझने की अच्छे से, ठीक है ना। हम लोग पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अब जो बात करेंगे वो करेंगे पिरामिड के बारे में, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए, नीचे एक तो बेस होगा, बेस कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकती है, और ऊपर वाली फलक या फेस अगर ट्रायंगल जैसे अपने पास हो, ऊपर वाले फेस अगर ट्रायंगल जैसे अपने पास हो तो इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड। प्रिज्म मैंने पहले पढ़ा दिया था, अब मैं आपको पिरामिड पढ़ा रहा हूं, और कल से हम लोग अब क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा जैसे ट्रिपेजियम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल जो एसएससी में नहीं आता, बाइसेंट्रिक तो वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको, बीच में कभी भी 2 मिनट होंगे वो फॉर्मूले में आपको लिखवा दूंगा। कल से अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए आज की क्लास में, और ये मैं आपको कम से कम 3, 4, 5 बार बताऊंगा, तब जाकर सही आपके दिमाग में सेट हो पाएगा। ऐसे मत सोचना कि मैं पिरामिड आज ही पढ़ूं और आज ही मैं 3D में इसको सोचना शुरू कर दूं। मैं बार बार 3, 4, 5 बार जब आपको बताऊंगा तब आपको ये चीज़ें जाकर दिमाग में सही सेट होंगी। तो एक बार आप लोग पढ़ना इस चीज़ को। ये वाली साइड अगर अपने पास ए है, ये वाली साइड अगर बी है, ये वाली साइड अगर सी है, नीचे एक बेस होगा, ऊपर वाले फलक या फेस जो होंगे वो ट्रायंगल जैसे होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड। फिर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, या तो 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं आए। तो आप लोग समझने की कोशिश करो। नीचे बेस कुछ भी हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बेस एक स्क्वायर भी हो सकता है, बेस एक ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस एक हेक्सागन भी हो सकता है, बेस एक ऑक्टागन भी हो सकता है, बेस डेकागन भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना कि अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल, ट्रिपेजियम कुछ भी हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट, इसको एकदम मैं अच्छे से समझा दूंगा, एकदम सारी की सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखना, और इसका क्वेश्चन अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो आप लोग 100% कर पाओगे, और आसान आया तो सिर्फ फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार बता दिया कि पिरामिड होता क्या है। अब मैं अगर एक बार फिर से आप लोगों को बताऊं कि ये जो पिरामिड की हैं, ये इनके कम से कम नाम याद आप लोगों को होने चाहिए। स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी हो सकता है, डेकागन। तो मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, एक बार ट्रायंगल से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास ये यहां पर अगर आकर मिलता है, तो ये जो इसके यहां से ये टॉप, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो,
और ये वाला पॉइंट ई मान लीजिए, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले फेस के, इसके एक फेस पर, ये मान लो इसके यहाँ पर आकर मिलता है डी, तो इस चीज़ का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट। ये जो अपने पास है इसका नाम है स्लांट हाइट। कम से कम आपको नाम तो याद होने ही चाहिए, इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। और ये जो अपने पास है ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक, इसका जो नाम होता है वो नाम होता है स्लांट एज। तिर्यक कोर या किनारा बात एक ही है भाई, ये बात ध्यान रखना। स्लांट एज, तिर्यक कोर या किनारा, ये अपने पास बात एक ही है। यहां से अगर अपने पास कोई भी पॉइंट बीच में अगर आकर मिले, इसके यहां पर अगर आकर मिलता है इसके ग्रेविटी सेंटर जी पर, अगर कोई भी पॉइंट यहां पर बीच में अगर आकर मिलती है इसकी मेन हाइट, तो इसको बोलते हैं इसकी ऊंचाई या मेन हाइट। फिर से समझना, ध्यान देना, 100% आपके दिमाग में ये क्या होता है, किस टाइप से, कौन सी लाइन, और इसका कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए उसको आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। जितना चाहे उतना अच्छा क्वेश्चन बना ले, लेकिन इसको एक बार ध्यान से समझना कि होता क्या है। जिस रूम में आप लोग बैठे हो उसको चारों तरफ देखो एक बार, जहां पर आप बैठे हो उसके ऊपर बीच में फैन लगा हुआ होगा। अगर जिस रूम में आप बैठे हो उसके नीचे जो 4 कोने हैं उससे अगर 4 रस्सियां उस फैन से बांध दी जाएं तो उसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड। ये जो 4 रस्सियां हैं और नीचे जो फर्श है, इनसे जो ये फेस बने 5, आपका बेस क्या होगा, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल जैसा होगा। और ये जो 4 रस्सियां बांध दी जाएं 4 नीचे वाले कोने से फैन से, तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चलते चलते आ जाता है सर फैन तो चल रहा है तो रस्सियां एकदम ऐसे हो जाएंगी, तो ऐसे ही उल्टी सुल्टी चीजें दिमाग में मत लाओ, सिर्फ जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिए आप लोग। तो यहां पर मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए, ये जो 4 रस्सियां आपने बांधी हैं इनका नाम होता है स्लांट एज या तिर्यक कोर। मैं फिर बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में वहां डायग्राम बनकर नहीं आता, वहां पर इन चीजों के नाम ही आते हैं और फिर आपको यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। एक रस्सी, एक, जैसे पंकज ने कहा छत पे बैठा हूं, वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है, एक रस्सी अगर फैन से हम लोग सीधा नीचे की तरफ फर्श पर अगर बांध दें, फैन से सीधा नीचे की तरफ फर्श पर अगर बांधें तो उसका नाम होता है, ये नाम होता है उसका हाइट। उसका जो नाम होगा वो अपने पास क्या होगा, इसका नाम होगा अपने पास हाइट। और यहाँ पर एक रस्सी अगर डायरेक्ट हम लोग उसके मिड पॉइंट से, दीवार के जो नीचे वाला जो कोना है उसके मिड पॉइंट से, जो फैन बंधा हुआ है उससे जस्ट एक रस्सी नीचे बांधी उसको हाइट बोलते हैं, 4 कोने से बांधी उसको स्लांट हाइट। लेकिन जो एक कोना आपके ये है और एक कोना ये, इसके मिड पॉइंट पर अगर कोई भी रस्सी बांध दी जाए तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग उसकी स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब आप लोग समझने की शुरुआत करना, कोशिश करना, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। मैंने सबसे पहले बताया कि कौन सी चीज का क्या नाम होता है, सबसे पहले सिर्फ ये बताया। अब मैं थोड़ा सा आपका इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूं, देखना आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग समझ लेना, पहचान लेना ये बात आप लोग। कभी भी अगर अपने पास ऐसे, ध्यान दो, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और ऊपर ये पॉइंट ई है, ई से बी पर, ई से सी पर और ई से ए पर अगर बांध दिया जाए तो ये अपने पास होता है, ये पॉइंट ई मान लो। अगर हम लोग 2D में सोचें तो याद रखना, ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा है ए बी और सी, ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड ए मान लो, ये साइड बी मान लो और ये साइड आप लोग सी मान लो। यहाँ पर ये अपने पास पॉइंट जी मान लो, और यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ पॉइंट है ये पॉइंट है ई। ई से छत पे जो बैठा है पंकज वो भी देख लो भाई, ई से ए पर, ई से बी पर और ई से सी पर अगर बांध दिया जाए तो ये अपने पास होते हैं इसकी स्लांट एज। ये जो मेन मार्कर जो है ये इसकी हाइट होती है, यहाँ पर ये इसकी हाइट है, और आप लोग यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर और इसके मिड पॉइंट पर अगर बांध दिया जाए तो ये है इसकी स्लांट एज। याद रखना, इसके जो पृष्ठ होते हैं अपने पास वो ट्रायंगुलर होते हैं, इसके जो पृष्ठ होंगे वो अपने पास ट्रायंगुलर होंगे। ये वाली साइड ए मान लो, ये वाली साइड बी मान लो और ये वाली साइड सी मान लो। मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी हाइट जो है ये स्लांट हाइट, ये वाली, ये मान लो L1 है, ये मान लीजिए L1 है। तो मुझे आप लोग ये बताओ इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
इस वाले जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो मुझे बताइए क्या होगा। एक बार बताओ सारे लोग मिलकर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल के लिए बेस तो ए है, इस ट्रायंगल के लिए बेस तो ए है और हाइट है L1। इस ट्रायंगल के लिए बेस तो ए है और स्लांट हाइट कितनी है? L1। तो मुझे बताओ इस चीज को, ये जो L1 है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो L1 है इसको हम लोग उस पिरामिड की तो स्लांट हाइट बोलेंगे, लेकिन क्या इस ट्रायंगल के लिए तो हाइट का काम कर रही है क्या? इस L1 को, क्योंकि पिरामिड पढ़ रहे हैं तो वहां पर तो हम लोग उसको तो स्लांट हाइट हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहां पर तो क्या इस ट्रायंगल की हाइट का ही काम कर रही है क्या? और ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये वाली जो साइड है, ये वाला मान लो यहां से यहां पर मिला दिया जाए तो ये अपने पास L2 है, ये अपने पास L2 है। तो इसका आप लोग मुझे बताइए इस वाले पृष्ठ का एरिया कितना होगा, जिसका बेस तो अपने पास B है और ये जो L2 है, ये जो L2 है उस पिरामिड के लिए तो स्लांट हाइट होगी, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए तो क्या हाइट का ही काम कर रही है क्या? तो मुझे बताइए ये कितना होगा अपने पास? हाफ इंटू बी इंटू L2। और यहां पर अपने पास पीछे वाला तीसरा जो पृष्ठ होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, सामने से दो ही पृष्ठ दिखाई देंगे, तो वो अपने पास कितना होगा? हाफ इंटू सी इंटू L3। अब अगर मैं आपको एक बार समझाने के लिए, मगर ऐसा मान लो कि L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L, मैं एक बार समझाने के लिए वैसे ही मैं ये बता रहा हूं, हाफ L1 L2 L3 बराबर अगर L मान लूं, मैं ये तीनों को इक्वली मान लूं, तो हाफ इंटू A इंटू L, हाफ इंटू B इंटू L। एक बार मान लो कि सर ने बराबर मान लिया, क्यों मान लिया वो भी मैं बता देता हूं। तो मुझे बताइए हाफ अगर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा A प्लस बी प्लस सी इंटू L। अगर 4 होता तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता, 5 होते तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता, 6 होता तो F तक आ जाता। लेकिन मुझे ये बताओ A प्लस बी प्लस सी के आधार का परिमाप ही है क्या? हमारे नॉर्मली जो क्वेश्चंस आएंगे 99.99% क्वेश्चंस में क्वेश्चंस जो आते हैं वो अपने पास रेगुलर कोई भी आकृति आती है, रेगुलर पॉलीगन आता है। तो जब भी रेगुलर पॉलीगन आता है तो उसमें स्लांट हाइट ध्यान रखना बराबर होती है। तो इसका जो अगर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं आया तो स्लांट हाइट अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी तो अपने पास ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन आ गया तो उसके लिए हम लोग फिर फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अलग अलग अगर स्लांट हाइट अपने पास अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ तो स्लांट हाइट अलग अलग आएंगी, अलग अलग आएंगी तो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अपने पास 99% क्वेश्चंस में रेगुलर पॉलीगन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके LHS का जो फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, जो मुझे यहीं लिखना चाहिए या नए पेज पर लिखना चाहिए, नए पेज पर मैं लिख देता हूं। तो याद रखना इसका जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो वहां पर कर्ड सरफेस एरिया था उसका नाम चेंज होकर यहां पर LS से बोलते हैं इनमें, प्रिज्म और पिरामिड में, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस 1/2 हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ये बात आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मूला कैसे बना वो चीज मैंने बताई है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है LHS में हम लोग आधार का क्षेत्रफल, अब की बार एक ही आधार है, एरिया ऑफ बेस हम लोग ऐड कर देंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मुझे लगता है कि आप लोग जानने लग गए होंगे कि जब भी ऊपर बेस नहीं हो तो 1/3 तो लगता ही लगता है, बाकी का फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये तो मैं बहुत बार आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, आप लोग याद रख लेना। बेस इंटू यहां पर याद रखना स्लांट हाइट आती है भाई, L आता है, ये क्या आता है अपने पास, स्लांट हाइट आएगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो होती है ये अपने पास तिर्यक ऊंचाई होती है,
हाइट नहीं आती। हाइट और तिर्यक ऊंचाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो इस फॉर्मूले में अपने पास क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। थैंक यू भाई अक्षत शर्मा, थैंक यू। ठीक है, इसका वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और 1/3 तो लगता ही लगता है जब ऊपर बेस नहीं होता। और इसमें स्लांट हाइट नहीं होती, इसमें मेन हाइट ही होती है, ऊंचाई ही होती है। संगीता वर्मा बताओ, आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। इधर ध्यान देना, जब भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन इतना आसान होगा कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी भी अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा तो उसमें बेस अपने पास 4 ही आ सकते हैं, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, या स्क्वायर आएगा, या रेक्टेंगल आएगा, या हेक्सागन आएगा। अगर आपसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही बेस पूछ सकता है, नहीं इनके अलावा जब भी आ जाए तो तुरंत सोच लेना कि क्वेश्चन इतना आसान है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बाकी इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो, और इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, समबाहु त्रिभुज अगर आ जाए तो इस चीज़ को आप लोग बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर अपने पास ये जो पॉइंट है, ये लो, इस पॉइंट को मैंने ई नाम दे दिया, ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास ई है। अगर हम लोग यहाँ से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें, ये यहाँ से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें, तो ये वाला पॉइंट मान लो अपने पास डी है, इसकी साइड अगर ए थी, ये अपने पास इसके 3 बेस की साइड, ये अपने पास अगर ए है तो ये मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा कितना, a/2। मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर अपने पास ऐसा है, मैं इस पॉइंट डी की बात कर रहा हूं, देखना, और ये सामने की तरफ एक लाइन अपने पास गई हुई है, मान लो ऐसे। अगर सही बात करो, रियल में अगर देखो तो ये डायग्राम ऐसे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में ही नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है, वो रट लेते हैं। और जब भी कोई भी बात आप लोग रटते हो, कोई भी चीज़ अगर रटते हो, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में क्वेश्चन करने में। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, कोशिश करना समझने की आप लोग। ये A, B और C है, ठीक है ना। ये अपने पास मान लो इसका ग्रेविटी सेंटर G है, ये यहाँ पर बीच में ग्रेविटी सेंटर इसका G है। G पर अगर हम लोग ये मार्कर ऐसे लगा दें, ये जो मार्कर है इसको हम लोग ऐसे अगर लगा दें, ये ऊपर वाला पॉइंट E है, E से A को, E से B को और E से C को बांध दिया जाए तो ये स्लांट हाइट है। यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, E से A को, फिर बोल रहा हूँ मैं बीच बीच में, पता नहीं कभी कभार गलती कर देता हूँ, E से A को, E से B को और E से C को अगर बांध दिया जाए तो ये अपने पास स्लांट एज है, तिर्यक कोर है, ध्यान रखना। और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को बांध दिया जाए तो ये स्लांट हाइट है। और ये मार्कर जो है वो अपने पास मेन हाइट है। उम्मीद है ये बात मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। मैं इस डी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो डी पॉइंट बनेगा, याद रखना अपने पास इस डी पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो मैं डी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये अपने पास दोनों जो पॉइंट हैं ये अपने पास यहाँ पर डी पॉइंट है, ठीक है ना। ये अपने पास यहाँ पर अपने पास डी पॉइंट है और इसके साथ डी पॉइंट से 3 लाइन गई हुई हैं। एक अपने पास ये है, मान लो ऐसे, क्या मैं दिखाई तो आपको सही दे रहा है क्या। डी पॉइंट पर 3 लाइन है, ये वाली लाइन जो है BC है, ये जो पेन है ये लाइन BC है।
सामने की तरफ जो ये मार्कर गया हुआ है ये अपने पास DA है और ऊपर से ये स्लांट हाइट अपने पास ऐसे है। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करो कि यहाँ पर, या ये मार्कर मान लो तीसरा, ये अपने पास तीसरा अपने पास साइड BC है, तो सारे लोग ये बताने की कोशिश करो, या ये मान लो ये अपने पास चिपक जाएगा तो ये ठीक है। ये वाली जो साइड है अपने पास एक साइड BC है, एक पॉइंट अपने पास ऊपर से आया हुआ है, E से आया हुआ है, और सामने की तरफ ये एक और जो मार्कर है वो साइड आप लोग मान लो ये अपने पास साइड BDA है। मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो ये मार्कर है थोड़ा सा ऊपर वाली जो हाइट आएगी स्लांट हाइट ये झुकी हुई होगी, तो सामने वाली साइड के साथ DA के साथ क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? मुझे बताओ। आप कहोगे सर नहीं बनाएगी। अगर ऐसे एकदम ऐसे होता तो 90 डिग्री का कोण बना लेती, लेकिन सामने की तरफ झुकी हुई है तो अपने पास 90 डिग्री का कोण यहाँ पर, ये इधर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से देखना। ये अपने पास एक जो साइड है इसकी वो अपने पास BC साइड है, ऊपर से साइड वही है, ये पॉइंट D है, ये ऊपर वाली अपने पास हाइट है, तो क्या सामने वाला ये जो होगा, ये जो मार्कर ब्लैक वाले के साथ क्या अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? स्लांट हाइट झुकी हुई है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, ये याद रखना। सामने वाले के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, लेकिन इसको कितना भी झुका लो आप लोग अपनी साथ वाली साइड के साथ, इसके साथ इसको आगे की तरफ कितना भी झुका लीजिए, इस मार्कर को आगे की तरफ कितना भी झुका लो, अपनी साथ वाली साइड जो है BC के साथ, ये जो सामने तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके साथ यहां पर जो कोण बनता है वो क्या हमेशा 90 डिग्री होगा क्या? तो ये इसकी स्लांट हाइट L है, ये अपने पास A है और ये स्लांट एज है, तो ये वाला जो इसके फेस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इसके फेस पर ये अपने पास सामने वाली के साथ मिटा दो, वो तो चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो इसके पास ये जो होता है ये अपने साइड वाले के साथ यहाँ पर कोण बनाता है 90 डिग्री, तो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आ जाए तो स्लांट हाइट के स्क्वायर में, क्या मैं बता रहा हूँ, स्लांट हाइट के स्क्वायर में अगर आप लोग साइड बाई 2 का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो हमेशा किसका स्क्वायर आ जाएगा? स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। ये जो अपने पास साइड है ये वाला पॉइंट अपने पास D में बना रहा हूँ, ये 2 मार्कर है अपने पास। ये वाले जो साइड है ये मैंने अपने पास बनाई है BC, तो ये आप लोग आगे की तरफ झुकी, स्लांट हाइट थोड़ी ऐसे तो होगी क्योंकि नीचे तो बेस ट्रायंगल है, ऊपर से ऐसे मिला हुआ है, तो स्लांट हाइट आगे की तरफ ऐसे झुकी भी होगी, तो सामने वाली जो साइड गई यहाँ से D से A तक, उसके साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बना पाएगी। लेकिन मुझे बताओ इसको कितना भी झुका लो आप लोग, क्या साथ वाले के साथ तो 90 डिग्री का कोण होगा ही होगा क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को। दूसरा, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, मैं सही तरीके से आप लोगों को बताता हूं। एक तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठ पर बनाया भाई, अभी इसके अंदर नहीं घुसा हूं मैं, सिर्फ पृष्ठ पर काम कर रहा हूं, इसके एक फेस पर काम कर रहा हूं, किसी भी एक फेस पर। ठीक है, मैं समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा हो, कभी भी अपने पास ये अगर ऐसा हो, ये A है, ये B है और ये C है, और ये अपने पास पॉइंट मान लो E है, इसको इसने ऐसे मिलाया है, ये अपने पास इसकी स्लांट हाइट है। देखना ये यहां से यहां तक जो है वो इसकी स्लांट हाइट है, ये पॉइंट D मान लो, और अंदर की तरफ अगर हम लोग बात करें, ये जो हाइट आकर मिलेगी ये हमेशा ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलती है। ये वाला अपने पास मान लो इसकी मेन हाइट है, यहां से मेन हाइट जो है वो ऐसे यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों? देखो समझना, ये 3D के डायग्राम चल रहे हैं, ये 3D के डायग्राम हैं, ये A B C, ये पॉइंट अपने पास D है और ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर है। जो आज मैंने पढ़ाया है, जिन लोगों का मेंसुरेशन थोड़ा सा वीक हो, आज जो मैंने पढ़ाया उसको आप लोग वापस देखना 2-3 बार।
तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ही आप लोग यहां पर मान लो ये मार्कर जो है हाइट ई पॉइंट यहां पर होगा, ये यहां से यहां पर आप लोग इस फर्श पर किसी भी अपने जैसे आपका जो नोटबुक है उस पर कोई भी आप लोग एक मार्कर आप लोग ऐसे अगर लगा लोगे तो मुझे बताओ जो मार्कर होगा वो क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? आपके जो बुक पर आप लोग जो भी आपके पास बुक है उस पर अगर 90 डिग्री का कोण बना लेते हो, मान लो ये है अपने पास है, इस पर अगर हम लोग यहां पर अगर मैं बनाऊं तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो इस पृष्ठ के साथ क्या हाइट जो यहां पर आकर मिलेगी तो इस पृष्ठ के साथ क्या हमेशा जो एंगल बनेगा वो क्या 90 डिग्री बनेगा क्या? तो हाइट जब आकर मिलती है ऊपर से, आप लोग जो रस्सी फैन से फर्श पर बांधी थी, जो रस्सी फैन से फर्श पर बांधी थी, तो उस रस्सी का फर्श पर चाहे किधर भी चले जाओ, कितनी भी लाइन खींच लो आप फर्श पर, प्रत्येक के साथ बनाया गया कोण जो होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। तो ऊपर से जब अपने पास किधर भी मिला लो, कितनी भी लाइन आप लोग मिला लीजिए, कहीं भी अपने पास ऊपर से अगर रस्सी आप लोग बांध कर ला रहे हो तो फर्श में कितनी भी लाइन हो, प्रत्येक के साथ बनाया गया जो कोण होगा उस रस्सी का कितने डिग्री होगा? यहां से मार्कर अगर ऐसे आया है तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो मैं आपको यह बताना या सिखाना चाह रहा हूं कि ये इसकी हाइट है h अंदर की तरफ, और इस पृष्ठ की अब की बार मैं बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये जो अंदर वाला पृष्ठ है ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। इस वाले पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें अंदर की तरफ जो है ये वाला, ठीक है ना, ये जो अंदर की तरफ इसका पृष्ठ है ये वाला, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना हम लोग लिख सकते हैं h के स्क्वायर में अगर कभी भी dg का स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने पास बराबर में होगा स्लांट हाइट का स्क्वायर होगा। ये दो फॉर्मूला, एक तो पहले वाला और एक ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। और dg निकालने का जो फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको याद होगा, वही तो इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, सारे सेंटर एक ही होते हैं। तो d से g तक की दूरी इन रेडियस जो होती है साइड अपॉन 2√3, ये अपने पास फॉर्मूला है dg निकालने का। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पढ़ा रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर के लिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा हेक्सागन के लिए, और फिर मैं पढ़ाऊंगा रेक्टेंगल के लिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन शुरुआत कर देंगे कल की क्लास में। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, आपको क्या बता रहा था, मैं कह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही ग्रेविटी सेंटर, वही इन सेंटर, वही सरकम सेंटर, सारे सेंटर वही एक ही जगह होते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही होगी क्या? तो याद कर लो, या तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला पहले बता कर आए वो आपको याद होगा, या याद कर लो कि dg निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3। ये अपने पास dg निकालने का फॉर्मूला होगा साइड अपॉन 2√3, ये आप लोग याद रख लेना। हाँ, बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। ये दो फॉर्मूले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने बताए हैं इनको आप लोग याद रखना।